रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th उसकी न्यू बुक है मैथ्स की, जिसके चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भाई, आज हमने क्या पढ़ना है, गेट रेडी, जरा तैयार हो जाएं। नई बुक है, उसका पहला चैप्टर है। और मैथमेटिक्स जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस, यानी अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैथमेटिक्स, ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है इसका क्या मतलब है ये मैं आपको पहले समझाता हूं। मैथमेटिक्स कहते हैं रियाजी को। अब ये जो रियाजी लफ्ज आपने सुना हुआ है कभी, ये किस लफ्ज से निकला है? इसका मतलब होता है रियाज। अब रियाज अगर कभी आपने सुना हो, जो हमारे सिंगर लोग होते हैं, स्पेशली क्लासिकल सिंगर, तो वो रियाज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वो रियाज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रैक्टिस, देन प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, यानी अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो रियाज कहलाता है। तो इसी वर्ड से बेसिकली हमारे जो रियाजी है, मैथमेटिक्स, इसी चीज का नाम है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपने मैथमेटिक्स में जितना भी काम करना होता है, बेसिकली आप तब सीखते हैं, तब आपको समझ आती है जब आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है जी चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th, जिसका नाम है जी रियल नंबर्स। रियल नंबर से पहले हम थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं। आपने कुछ नंबर्स सीखे होंगे, 1 2 3, छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। ये जो नंबर होते हैं ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जिसको एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर इन्हीं नंबर्स के साथ हम जीरो को भी ऐड कर दें, तो ये जो आपके नंबर्स हैं ये आपके कहलाते हैं होल नंबर्स, जिसको आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और अगर इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स, इनको पॉजिटिव नंबर्स का नाम दे दें, उनके साथ -1 -2 इन नंबर्स को भी ऐड कर दें, यानी सादा लफ्जों में आप यूं लिख दें, अगर 0 +1 +-1 +-2 +-3, तो ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसको आप जी से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव के लिए आप हम लोग जो है वो जी प्लस, और नेगेटिव के लिए जी माइनस यूज करते हैं। अब ये जो मैंने अभी आपके साथ बात की, कुछ नंबर्स हमारे होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये जो नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे आप लिखते हैं 1/3, 2/7 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है? रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है? वो हमारे नंबर, जैसे आपका पाई, ठीक है, 7 है, √7 है। इसके अलावा हम लोग बहुत से नंबर्स हैं ऐसे जो लिखते हैं √2। ये हमारे जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं, और इनको क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। अब जहां तक रियल नंबर्स की बात है, रियल नंबर्स बेसिकली आपके ये मुश्तमिल होते हैं आपके उन नंबर्स पर जिसकी अभी हमने ये बात की, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, आपके इंटीजर्स हैं, रैशनल, ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है? तो हम रियल नंबर्स में इनको डिस्कस कर रहे हैं। इवन आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब आपके कहलाते हैं जी रियल नंबर्स। मतलब इन सबको अगर कंबाइन कर लें, मतलब इन तमाम टाइप्स ऑफ नंबर्स को, तो रियल नंबर्स हैं। तो इसमें आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा टॉपिक हमारा रियल नंबर से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है? कॉम्बिनेशन है कुछ इसमें रैशनल एंड इरेशनल की, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहले हम बात कर लेते हैं जी रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। हम बेसिकली रैशनल नंबर्स के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और इसमें जो आपका p होता है या q होता है, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ये वर्ड जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, या एलिमेंट ऑफ भी बोल सकते हैं। बिलोंग्स टू, या इसका क्या मतलब होता है? एलिमेंट ऑफ। ये कुछ सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स के साथ साथ मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है? यानी ये शेप आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से, फिर बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, सी की तरह सेंटर में से आपने लाइन लगानी है,
इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं या एलिमेंट्स ऑफ। तो ये दोनों किससे बिलोंग करती हैं? पी एंड क्यू जी से, यानी इंटीजर से बिलोंग करेंगे। और यहां पर जो क्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0, इस अलामत को बोलते हैं इज इक्वल टू। और अगर इसको हम यहां से काट देते हैं, लाइन लगाते हैं इसके ऊपर, तो फिर ये कहलाती है आपकी इज नॉट इक्वल टू। इसको क्या बोलेंगे? इज नॉट इक्वल टू। ये एब्रीवेशन साथ साथ आपने समझते जाने हैं, ठीक है जी। तो यहां पर एक और सिंबल आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह से, ये सिंबल लगा हुआ है सेंटर में। तो ये सिंबल अगर नजर आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? एंड। इसको बोलते हैं एंड, यानी आप इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि P बाई क्यू, ठीक है, और ये कॉमा जो है ये भी आपका एंड के वाले से ही होता है। P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर इस फॉर्म में आप इसको सारा ब्रैकेट को क्लोज कर देते हो तो ये आपका क्या कहलाता है? रैशनल नंबर को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि रैशनल नंबर क्या है, जिनको आप P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P एंड Q बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, लेकिन जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो फिर आपके ये रैशनल नंबर जो है वो कहलाते हैं, ठीक है जी। अब रियल नंबर जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है। रियल नंबर्स तो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है Q एंड Q डैश का, यानी Q जिसकी मैंने अभी बात की ये रैशनल नंबर्स, और जहां पर Q डैश की बात करते हैं तो ये इरैशनल नंबर्स। और ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है इसको यूनियन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? यूनियन। यूनियन का मतलब यूनाइटेड, इकट्ठा कर लेना, यूनाइट कर लेना, ठीक है जी। अगर आप Q और Q डैश को यूनाइट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो आपका जो है वो कहलाता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं उसकी आगे फर्दर थोड़ी सी हम लोग इसकी ब्रांचेस के हवाले से भी उसको डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर्स उसकी दो बेसिक ब्रांचेस हैं, एक रैशनल नंबर्स और दूसरी है इरैशनल नंबर्स। अब जहां तक रैशनल नंबर्स की बात है वो आगे फिर फर्दर डिवाइड होते हैं। एक इनमें होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरी इनकी टाइप होती है नॉन नॉन टर्मिनल। दूसरी टाइप इनकी होती है जी नॉन टर्मिनल एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनल एंड रिकरिंग नंबर्स। और जहां तक आपकी बात आ जाती है इरैशनल की, तो इरैशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब जरा हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग का वर्ड हमने यूज किया है, तो टर्मिनेटिंग में लाइक दिस, अगर मेरे पास वैल्यू है 1/4 सपोज, तो 1/4 को अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो देखना इसका आंसर क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आता है जी हमारे पास 0.25। ये जो 0.25 है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसके जो डेसिमल के बाद देखें जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो डेफिनेट है, मतलब उनको आप काउंट कर सकते हैं, वो मतलब उनकी एंडिंग पॉइंट है। वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी होंगे हम उनको देख सकते हैं कि भाई वो खत्म हो जाती हैं 0.25, मजीद वो आगे नहीं चलते, यानी फिनिट नंबर तक रहते हैं, जिसको आप कहते हैं महदूद नंबर्स रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं नेक्स्ट अगर, तो उसमें आपके आ जाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। इसकी इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम 1/3 लेते हैं सपोज अगर एग्जांपल, तो 1/3 का जो मेरे पास आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 3, तो देखिए आंसर आता है 0.3333, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये आगे भी इस तरह से चलते जा रहे होते हैं, यानी ये डेफिनेट नहीं रहते, इनडेफिनेट।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। पहली बात है कि यहां पर तो मैंने बोला कि वो टर्मिनेटिंग है, जिसको जो कि फिनिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर जो है डेसिमल में वो फिनिट है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी एक हद होगी। लेकिन ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये चलते जाते हैं। दूसरे रिकरिंग, रिकरिंग समझते हैं कि रिपीटेड, थ्री जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड। वही नंबर्स का सीक्वेंस जो है अगर बार बार रिपीट होता चला जाएगा तो उसको रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन के हवाले से भी ये मैंने आपको बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स लाइक दिस होंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जिसमें हमने देखा कि फिनिट नंबर्स हैं, जिसको जो कि महदूद है, ठीक है, ये क्या है, ये फिनिट। और ये इनफिनिट, ये नंबर जो हैं ये आगे चलते जाते हैं, इनफिनिट नंबर्स होते हैं जो कि लामहदूद होते हैं, खत्म नहीं होते। और साथ साथ हमने देखा क्या कि रिकरिंग है, नंबर जो है वो सेम एक ही टाइप के नंबर जो है वो आगे रिपीट होते चले। अगर सपोज मेरे पास 0.16 है तो 16 16 16 एंड सो ऑन। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। ये तो थे भाई आपके रियल नंबर्स की टाइप, रैशनल नंबर्स की दो टाइप। तीसरी हमने बात की थी यहां पर इर्रेशनल नंबर, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स, इस पर बात करेंगे। अब ये नंबर्स हमारे किस टाइप के होंगे, जैसे इसमें हमारे पास पाई 2 है, ठीक है, सॉरी अंडर रूट 2 है। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू आप जरा फाइंड आउट करें कैलकुलेटर पर, खुद भी मैं भी आपके साथ देखें फाइंड आउट कर रहा हूं। ये देखें उसका आंसर आता है हमारे पास 1.41421356 एट। देखिए इसमें जो नंबर हैं, पहली बात तो ये देखें कि इसमें नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो चल रहे हैं, खत्म नहीं होते, महदूद नहीं है, इनफिनिट है, ठीक है। एक बात तो ये होगी कि ये इनफिनिट है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा नॉन रिकरिंग है, इसमें नंबर रिपीटेड नहीं हो रहे। देखें 4 1 के बाद 4 1 नहीं है, 4 2 आ जाता है, फिर 1 3 5 6 2। तो इस तरह के नंबर डेसिमल में अगर होंगे तो आपका जो नंबर कहलाएगा वो कहलाएगा जी इररेशनल नंबर, या उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब जरा मैं बुक से आपको कुछ डेफिनेशंस पे भी निशान लगवा देता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर जरा आगे हम चलेंगे। इनकी कुछ और टाइप्स में, अभी हम सिर्फ थ्योरी को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज पे बाद में आएंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर अगर खोलते हैं 3, तो पेज नंबर 3 पर आप डेफिनेशन पे निशान लगाएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या, जिसको भी हमने डिस्कस किया, क्या डेसिमल नंबर विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एग्जांपल इसके नीचे, जैसे अभी हमने 1/4 डिस्कस की थी, इसी तरह से 8/25 भी है जिसका आंसर 0.32, ठीक है, टर्मिनेट है नंबर, फिक्स मतलब फिनिट है, आगे 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगली डेफिनेशन नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 4 पर निशान लगाएं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, द डेसिमल नंबर विद एन infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। यानी 1/3 जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, उसका आंसर क्या था 0.333333। एक तो वो चलता जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिकरिंग है, यानी जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं वो रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं वही सेम नंबर। इसके बाद आ जाता है हमारा जो हमने बात की तीसरी, वो की है इनके बारे में इररेशनल नंबर्स, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। डेफिनेशन इसकी भी बुक में निशान लगा लें कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज इररेशनल नंबर्स। ये हमारे इररेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी, पाई की एग्जांपल दे सकते हैं आप, ई जो है वो भी इसमें होता है, उसकी वैल्यू भी इसी तरह से होती है। पाई की वैल्यू आप देखें वो भी जो है वो एग्जैक्टली 3.14, और आगे ये चलती जाती है 15926 मतलब एंड सो ऑन, आगे ये चलती जाती है वैल्यू। तो इस तरह से ये हमारी जो है वो सारे रियल नंबर से बिलोंग करते थे, उसके हमने टाइप्स डिस्कस कर ली। एक रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर के आगे दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, और उसके अलावा इररेशनल नंबर। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एग्जांपल हमें एक दी गई है इन्हीं से रिलेटेड, वो हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे साथ साथ, जिससे आपको मजीद समझ आएगी कि भाई अभी जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की, टाइप्स डिस्कस की, क्या हमें कितनी समझ आई उसकी। तो भी नेक्स्ट हमारा जो है वो है एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या दी गई है, आइडेंटिफाई करना है द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल नंबर्स। आपने बताने हैं कि जो नंबर्स हैं आपके पास वो रैशनल हैं या इररेशनल नंबर्स हैं,
दो चीजें हैं, मतलब पहला नंबर आपके पास दे रहे हैं 0.35, आपने सिर्फ नंबर को गौर से देखना है। अभी आपने देखा कि ये कौन सा नंबर था, देखें टर्मिनेटिंग है, मीन रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल के लिए मैं सिर्फ और ए लिख रहा हूं, ठीक है। चले पूरा लिख देते हैं, रैशनल नंबर है ये, ठीक। उसके बाद आ जाए सेकंड, सेकंड हमें दिया गया है 0.444 और ये देखें ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, देख रहे हैं रिकरिंग है, तो आप इसके नीचे भी मैं आर सिर्फ लगाता हूं, ये भी एक रैशनल नंबर है, या क्यू से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं रैशनल नंबर को, ठीक है। यू इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्यू। यहां भी आप इसको ब्रैकेट में मैं क्यू लिख देता हूं रैशनल नंबर के लिए। उसके बाद आ जाता है एक और नंबर 3.5 है, लाइक दिस। तो 3.5 के ऊपर देखिए क्या है, मतलब ये भी आपका रिकरिंग है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। उसके बाद आगे आ जाती है फोर्थ पे, फोर्थ में क्या दिया गया है 3.36788542 और ये देखें, ये अब आपका देखिए ना तो ये टर्मिनेटिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो फिर ये क्या होगा इररेशनल। इररेशनल के लिए हम क्यू डैश यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और नंबर दिया गया है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, वो है 1.70997597, ये भी बेटा एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी एक इररेशनल नंबर है। ये था भाई आपका आपकी एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें जो एक एग्जांपल दी गई है इस हवाले से, वो है जी √5 की। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए बेटे आपको कंपास रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, आपके पास कंपास होना जरूरी है, ठीक है, और स्केल आपके पास होगा, फिर आप इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। एग्जांपल है आपके पास, आपने किसको इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2 है ये, और इसमें आपने √5 है। अब देखिए √5 की पहले आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि √5 जो है उसका आंसर क्या होता है, नंबर क्या होगा। ये भाई हमारे पास है 2.23 समथिंग, मतलब हमें ये समझ आ गई कि हमारा जो नंबर है वो 2 से ग्रेटर होगा। हम एक नंबर लाइन बनाने के लिए देखें स्केल हम चूज करते हैं, स्केल स्केल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्केल से हम एक सीधी लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर हम खुद ही, मतलब इसके पॉइंट जो है वो, इसको अगर हम कहते हैं कि ये इसका सेंटर है 0 है, तो उसके बाद हम लोग कुछ नंबर यानी 1 2, सपोज इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 3 एंड यानी 1 2 3, इस तरह से भी हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं नंबर लाइन को। इस साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि नंबर इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2.2 समथिंग। हमने करना क्या है कि जो हमारा ये जो 2 है, हमें पता है कि इस पॉइंट से जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा रिप्रेजेंट करते हुए इसका आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग जो है वो 1 समझ लें कि मैं यहां पर 1 सेंटीमीटर जो है एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये देखें लाइक दिस, स्केल की मदद से आपने ये आपने 1 सेंटीमीटर जो है वो आपने ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस पॉइंट तक। अब इसको आपने किसके साथ मिलाना है, आपके पास है ये 0.0 से आपने इसको इसके साथ यूं मिला देना है लाइक दिस। इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने, मेरे पास चूंकि इस वक्त बोर्ड वाली कंपास नहीं है, तो मैं जो डेली आप लोग यूज करते हैं उसी कंपास से आपको समझा दूंगा कि कैसे आपने करना है, बाद में मार्कर से उसको, यानी यहाँ आपने कंपास को रखना है इस पॉइंट पर, और कंपास को कितना ओपन करना है, आपने कंपास को इतना ओपन करना है कि ये देखिए ये जो पॉइंट है वो किसको टच करे, इस पॉइंट तक, इतना आपने कंपास को ओपन करना है, ठीक है। तो यहां से आपने कंपास जब आप ओपन कर लें लाइक दिस, तो फिर आपने जो है वो इस तरह से ओपन करने के बाद यहां से आपने एक आर्क जो है, ये जरा इस कंपास को बोर्ड पे फिट करना इतना आसान नहीं होता, दूसरी बड़ी कंपास हो तो इजीली, यहां से आपने जो है वो एक आर्क यूं ड्रॉ कर देनी है। ये आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रही होगी, मैं इसको जरा डार्क कर देता हूँ। लाइक दिस जो है वो एक आर्क इस तरह से ड्रॉ होगी। अब ये जो आर्क हमारी ड्रॉ होती है,
ये जो पॉइंट हमें हासिल होगा ड्रॉ करने पर, इसको आप डॉटेड ड्रॉ कर लें तो ज्यादा सूटेबल होता है कि आपने ये काम सारा किया है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम पी रख दें, तो ये वो पॉइंट होगा जो हमें शो करेगा कि भाई √5 जो है वो कहाँ लोकेट करेगा नंबर लाइन। इस तरह से बेटे आपने, ये एक एग्जांपल थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स की शक्ल में हमें दिए गए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है जी हमारे पास 3। एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर पी बाई क्यू। यानी हमारे पास कुछ रिकरिंग डेसिमल्स दिए गए हैं, उनको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल से फ्रैक्शन में। लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये रिकरिंग फॉर्म में होते हैं। जैसे 0 पॉइंट हमें दिया गया है एक 0.5 और उसके ऊपर यूं इस तरह से लाइन लगी हुई है। अब ये जो लाइन है ये हमें क्या बताती है कि ये जो 5 है ये रिकरिंग है, ये रिपीटेड है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं। इसमें काम यूं किया जाता है कि लेट x इज इक्वल टू 0.5। अब आपने क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा फैला के लिख लें कि ये किसके इक्वल है, 0.5 5 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जो अभी हमने ऊपर लिखा ऊपर आपको लाइन बार की शक्ल में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि आप इसको रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे लाइक दिस। अब ये इसको हम नाम दे देंगे, मतलब ये जो अभी हमने लिखा है इसको हम नाम इक्वेशन 1 का दे देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को 10 के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। जब आप इनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x, और ये भी सारा फैक्टर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.5555। ठीक है जी, डॉट 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 लगा लें साथ इसके। तो इसको थोड़ा सा मजीद और अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो देखें जी हमारे पास 0.55 जो भी नंबर है, जब आप उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ये मल्टीप्लाई होगा तो एक डेसिमल पॉइंट आगे चला जाएगा, यानी 5.5, और आगे इसके साथ साथ ये देखें लाइक दिस 5 जो है डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास एक आंसर जो है वो आता है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब हमने करना क्या होता है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना होता है। हमने फ्रैक्शन में कैसे लेके आना है, ये वे है इसको सॉल्व करने का। तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 में से। लिखें जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड -x, इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड 5.5555। ठीक है, इसमें से आपने माइनस करना है इस वैल्यू को 0.555, मतलब एंड सो ऑन। अब आप जब इसको माइनस करेंगे, इसके आगे भी डॉट डॉट्स लगा दें, तो 10 में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x। और इसमें से अगर आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये जो रिकरिंग हिस्सा है 0 पॉइंट समथिंग, ये सारा माइनस हो जाएगा। कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 5। तो यहां से x किसके इक्वल आ जाएगा, 5/9। ये है जी p बाई क्यू फॉर्म, जिसको हमने कन्वर्ट करना था इस क्वेश्चन को p बाई क्यू फॉर्म में, वो हमारे पास आती है दिस वन, यानी x इज इक्वल टू 5/9। ये बेटा वे होता है सॉल्व करने का, डेसिमल से जो रिकरिंग फॉर्म में होता है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म यानी p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने का वे। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल भी दी गई है आपकी, मतलब सेकंड एग्जांपल, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सेकंड पार्ट है इसी एग्जांपल का, वो भी आपने इसी तरह से ही करना है। उसमें वैल्यू दी गई है 0.93। ठीक है, इसमें भी आप लेट कर लें, पहले लेट x इज इक्वल टू 0.93। काम सारा आपने वही करना है भाई कि x इज इक्वल टू 0.9393। ये जो 93 के ऊपर बार नजर आ रहा है लाइन, इसी को रिपीटेड फॉर्म में आपने लिखना है, 939393। ठीक है, एंड सो ऑन। इसको उसी तरह से इक्वेशन का नाम दे दें 1। अब आपने क्या काम करना है, जैसे पीछे किया था, इसको 10 से
पीछे हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, एक चीज और भी माइंड में रखें कि वहां हमारे पास था 0.5 था, ठीक है, एक ही नंबर के ऊपर, डेसिमल में एक ही नंबर के ऊपर बार था, तो हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि वो 10th प्लेस पर था। अब हमारे पास देखें 10th और 100th टू प्लेसेस हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10th है और फिर 100th है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 100। तो देखें भाई ये हमारे पास हो जाएगा 100x और 100 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारी वैल्यू के साथ भी, मतलब चले 3 टाइम जितनी दफा भी आपने लिखी होगी कोई हर्ज नहीं है, ज्यादा दफा भी लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 100, ये देखें डेसिमल जो है यहाँ से मूव करेगा 100 की वजह से कितने डिजिट, 2 डिजिट, यानी 93 पॉइंट आगे 9393 सो ऑन वो चलता जाएगा। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2, वही काम जो पीछे किया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखें इक्वेशन 2 का लिखें लेफ्ट हैंड साइड में देखें 100x है, इसमें से इसकी लेफ्ट हैंड साइड -x। अब आ जाएं नीचे राइट हैंड, ये जो आपकी पहले जो मतलब 93 पॉइंट राइट हैंड साइड पर पहले जो लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन, इसमें से माइनस करना है हमने 9393 डॉट डॉट, इसमें से किसको माइनस करना है हमने, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड, तो -9 ये है जी 0.939393 एंड सो ऑन, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 100 में से आप यानी 100x में से अगर x माइनस करते तो क्या आता है 99x, इसमें से माइनस करेंगे तो जो रिकरिंग पार्ट है डेसिमल के बाद वाला वो सारे का सारा ये वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 93, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके इक्वेशन के डिवाइड करेगा, तो 93 डिवाइडेड बाय 99, ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन जो है हमें हासिल होगी। ठीक है जी, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्विंग फॉर्म में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, एक और एग्जाम्पल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, आपने 2 और 3 के दरमियान 2 रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो इसका तरीकाकार क्या क्या होता है भाई, कि हमने 2 और 3 का जो है वो बेसिकली हम लोग इसका मीन लेंगे, ठीक है, 2 और 3 का मीन लेंगे, सादा लफ्जों में 2 और 3 दोनों नंबर्स का मिडल पॉइंट हासिल करने के लिए दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, और फिर हम लोग कितने नंबर्स हैं मीन में जितने नंबर्स होते हैं उस पे डिवाइड करते हैं, 2 नंबर्स हैं 1 2 तो 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पहले जो हमने लेना है वो रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 है, तो यहां लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो कैसे निकालेंगे जी, ये किसके इक्वल होगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 2/3 यानी 2 + 3 कितना हो गया 5/2, ये हमारे पास एक नंबर जो है वो हासिल हो जाता है। दो उन्होंने बोला है तो हम दो निकाल लेंगे, एक हो गया ये रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है, अदर रैशनल नंबर जो है आपका दूसरे वाला अदर रैशनल, ये रैशनल लिखा हुआ है, ठीक है जी, अदर रैशनल नंबर, लेकिन बताना है वो किस किस के दरमियान है, पहले वो 2 और 3 के दरमियान हमने निकाला है वो 5/2 है, अब 5/2 और 3 के दरमियान बिटवीन 5/2 एंड 3। ठीक है जी, बात समझ रही हैं कि पहले हमने निकाला है 2 और 3 के दरमियान, फिर उसके बाद जो 5/2 आया तो 5/2 और 3 के दरमियान अनदर इन बिटवीन नंबर जो है वो हम इस तरह से हासिल करेंगे। तो यहां जी हमारे पास देखें दो नंबर्स क्या है, एक है 5/2, ठीक है जी, +3, यानी इन दोनों नंबर्स को प्लस भी करना है और उसके साथ साथ हमने क्या करना है इस सारे को 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि दो नंबर्स हैं, जैसे पीछे मैंने बताया मीन कैसे निकालते हैं कि दोनों नंबर्स का समेशन होता है सम ऑफ नंबर्स,
और नंबर्स जितने हैं उनकी तादाद, कितने नंबर्स हैं 1 2, वो नीचे लिखी जाती है। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे हम लोग, ये 5/2 +3 और ये क्या हो रहा है 2 जो है वो 7, इसको क्या कर रहा है जी, ये डिवाइड कर रहा है। एक तो तरीका होता है कि पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लें फिर आप इसके साथ कर लें। ठीक है, तो 5, ये देखें इसको मैं अगर एलसीएम इसका लेता हूं यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से का, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, यहाँ पर 5 और ये देखें 1 2 2 और 2 आ गया तो 2 3 6। नीचे आप 2 को एज इट इज लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है, 5 और 6 हो गया 11 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय ऑलरेडी 2 उसी तरह से लिखा गया। अब ये डिवाइडेड बाय फॉर्म में है, तो अगर वैसे तो इसका रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं 1/2 की शक्ल में, लेकिन अगर आपको समझ ना आए और इजी वे ये है कि 11/2 लिखकर आगे डिवाइडेड बाय की अलामत लगा दें 2, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इससे आप बखूबी वाकिफ हैं कि 11/2 डिवाइडेड बाय को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये 2/1 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 है तो 2/1 फ्रैक्शन की शक्ल में। जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, अब इसका रेसिप्रोकल की फॉर्म में ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे के साथ। जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2। तो देखें जी नेट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से 11/4। तो जो दो नंबर हमें चाहिए थे वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 5/2 आ गया और दूसरा 11/4। ये दोनों हमारे नंबर्स क्या हैं, ये टू रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 2 and 3। तो नीचे आप आंसर में लिख सकते हैं, सो 5/2 एंड 11/4, ठीक है, आर द नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है जी, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इनको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर लर्निंग में भी आपको आसानी होगी अगर प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से समझ लेंगे। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये ना सिर्फ कि आपकी क्लास बल्कि इसके बाद अपर लेवल में भी इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टीज, उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। जी एडिटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। जी क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे आपके पास a प्लस बी अगर मैं लिखता हूं तो वो बिलोंग्स अगर करता है रियल नंबर से, बिलोंग्स के लिए मैंने क्या बोला था, बिलोंग्स टू के लिए ये अलामत लगानी है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो a प्लस बी जो है ये हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी में बिलोंग्स टू रियल नंबर जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे आपके पास अगर 2 जो है और 3 जो है, मतलब दो नंबर्स हों, लेट मैं सपोज बात कर रहा हूं, दोनों को प्लस करें तो जो हमें 5 हासिल होता है, मतलब इस सारा क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या है कि 2 अगर रियल नंबर है, आर भी रियल नंबर है, जो इनको ऐड करने के बाद 5 हमें हासिल होता है वो भी रियल नंबर। इसी मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का, यानी ए अगर रियल है तो बी भी रियल है, जब अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो जो नंबर ऐड करने के बाद हासिल होगा वो भी रियल होगा कंडीशन। तो इसलिए ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पर हम बात कर लेते हैं, वो है जी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है, अब इसका मतलब ये होता है कि अगर a प्लस बी, ए को बी के साथ प्लस करें या बी को ए के साथ प्लस करें तो वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि चाहे आप 1+2 कर दें, जो आंसर आएगा वो 3 है। और अगर आप 2+1 कर देते हैं, मतलब सिर्फ आपने नंबर्स को शिफ्ट किया है, ठीक है, पहले ए लिखा फिर बी लिखा, आपने प्लस कर दिया, ठीक है, जो आंसर आया इसको ए से मैं कह देता हूं ये बी है 3। और अगर 2 और 1 को भी प्लस करेंगे देन भी आंसर क्या होगा 3। तो मींस के ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो दो नंबर्स होते हैं, चाहे कोई भी दो नंबरों की पोजीशन जैसे भी चेंज की जाए, पहले लिखा जाए एक नंबर को दूसरे को बाद में, या दूसरे को पहले पहले को बाद में, तो इस शक्ल में वो दोनों का आंसर हमेशा इक्वल ही होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक है जी, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
नंबर 3 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आपके पास a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी आपके पास तीन नंबर्स हैं, एक a है, एक b है और एक c है, तो अगर आप लोग b प्लस सी इन दोनों को जो ब्रैकेट्स में है इनको पहले प्लस कर लें और फिर a को प्लस करें, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि आप ए और बी के दरमियान ब्रैकेट लगा के इन दोनों को पहले प्लस कर लें और सी को बाद में प्लस करें, क्योंकि डिमॉस के रूल में क्या होता है कि ब्रैकेट्स वाले को आपने पहले सॉल्व करना होता है। तो यहां अगर आप बी प्लस सी, सपोज नंबर में यहां लिखता हूं फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। मेरे पास अगर नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये डिफरेंट नंबर्स हैं। यहां पर 1 प्लस 2 और प्लस 3 अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा। 1 प्लस 2 और 3 5, 1 प्लस 2 3 और प्लस 3, 5 प्लस बी 6 और 3 प्लस बी 3। बात की समझ आ गई। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये एसोसिएशन है एक तरह की, कि चाहे आप जो है वो बाद वाली दोनों वैल्यू जो है जिसके गिर्द ब्रैकेट लगी है इनको पहले प्लस कर लें, ठीक है, इकट्ठा करके, या पहले वाली दोनों को इकट्ठा कर लें एक ब्रैकेट में, उनको प्लस करके बाद वाली थर्ड वाली को बाद में प्लस करें, या यहाँ फर्स्ट वाली को बाद में प्लस करें ब्रैकेट के बाद। तो इनकी एसोसिएशन आपस में कायम है इस तरह से, तो इसलिए आंसर सेम होगा। हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसीलिए बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। देखिए भाई, जहां तक आइडेंटिटी की बात है तो वो ऐसा नंबर होता है, उसको किसी भी नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो उस नंबर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो जीरो होती है, यानी अगर ए में अगर हम जीरो प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास ए ही रहेगी, अगर बी में जीरो प्लस करेंगे तो वैल्यू बी ही रहेगी, जी है उसमें जीरो प्लस करेंगे वैल्यू जी ही रहेगी। तो जीरो हमारे पास क्या होगा, जीरो इज एन आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स ये होता है कि कोई भी नंबर है अगर उसका इनवर्स उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर जो है उसका जो सम करेंगे तो वो जीरो होगा। सपोज हमारे पास एक नंबर ए है, उसमें हम प्लस कर देते हैं माइनस ए, तो इन दोनों का अगर हम समेशन करते हैं यानी ए माइनस ए, देन क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। ए में से ए जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं दोनों, यानी ए और ये ए माइनस ए, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। यानी ए का जो इनवर्स है वो क्या है, माइनस ए। या मैं अगर यहाँ 2 लिखता हूं तो 2 का इनवर्स क्या होगा फिर -2, अगर मैं 7 लिखता हूं तो इसका इनवर्स क्या होगा, -7, एंड सो ऑन। ये थी भाई प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, अच्छा जी, उसमें कुछ ऊपर थोड़ा सा पहले दिया हुआ है, कुछ ये लेटर आपको इस तरह का दिखाई दे रहा होगा बुक के ऊपर अगर आप देखेंगे, ठीक है। ये जो लेटर होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। अगर कहीं पर आपको इस तरह का साइन दिखाई दे, इस तरह का बना हुआ, इस शेप में उल्टा ए समझ लें बना हो अगर, तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, ठीक है। तो ए कॉमा बी और ये आगे जी हमारे पास सी भी है सपोज दिया गया है, और ये सिंपल तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ पी इसको बोलते हैं आर। यानी इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। तो इसको आपने इसको मद्देनजर रखना है मेन। तो आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड। पहली प्रॉपर्टी है जी क्लोजर। ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी पीछे हमने एडिटिव डिस्कस की थी, तो बिल्कुल जैसे वहां पर a प्लस बी है तो यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेटिव में क्या होगी, ए बी जो आपका होगा वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, ठीक है जी। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है जी कम्यूटेटिव। वहां भी हमने डिस्कस की है, वो एडिशन के लिहाज से थी। आपने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखा था,
तो यहाँ मल्टीप्लीकेटिव के हवाले से ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप करके भी देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर ए अगर 2 है, बी 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर होगा, 6 इज इक्वल टू 6 बोथ साइड पे। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज वही हैं सारी, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज किसके लिहाज से हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था, ए के बाद ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी किया था, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी सी, लेकिन पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, ब्रैकेट ए बी के गिर्द लगा दें, सी को बाहर कर दें, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव। आंसर निकाल के देखेंगे सेम वैसे ही बिल्कुल वही आपका प्रूव होगा, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आइडेंटिटी की बात करेंगे, ऊपर भी हमने की थी, ये आइडेंटिटी है आपकी किसके लिहाज से, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। अब इसमें आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें एक ऐसे नंबर से, वो नंबर में कोई फर्क ना पड़े। सपोज मेरे पास 6 है, मैं चाहता हूं इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं ये 6 ही रहे, तो वो नंबर 1 होता है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है 6। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई 1 से 8, किसी भी नंबर को, ए है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए। तो बात यह है कि 1 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 होती है, ठीक है जी। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम एज इट इज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इनवर्स। वहां एडिटिव इनवर्स था, यहाँ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास, यानी कोई भी जो नंबर होता है मल्टीप्लीकेशन में उसका रेसिप्रोकल होता है। सपोज मेरे पास ए एक नंबर है, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो है 1/a। 1/a जो है ये इनवर्स होगा ए का। कैसे, जैसे ए सपोज समझ लो कि 8 है, तो इसका 1/8। अगर आप जो दोनों नंबर हैं इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो आंसर क्या होगा, 1। तो भाई इसलिए हमारे पास आइडेंटिटी, अगर अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी हासिल हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। यानी 8 का इनवर्स 1/8 होगा, 1/8 का इनवर्स कहेंगे तो वो 8 होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी यानी 1 हासिल होता है। ये थी भाई प्रॉपर्टीज आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद कुछ आपकी और प्रॉपर्टीज भी हैं इस चैप्टर में। प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग। जी, जैसे कि लफ्ज आपको बता रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, किसी चीज को आगे, ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से आप, सपोज मेरे पास ये है a इंटू बी प्लस सी, तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैसे, कि a जो है पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर c के साथ, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। यानी ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और दूसरे नंबर पर हम किस साइड से इसको यूज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, तो आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और अगर आपकी ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हो कि मतलब आपका जो है वो a प्लस बी यूं लिखा हो और यहां पर आपका c हो, तो फिर ये आपकी राइट साइड से, यानी आप c जो है a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी, और b से भी प्लस बी सी, तो ये आपकी यहां से मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये राइट साइड से हम कर रहे हैं, तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहलाएगी, ठीक है। ये अंडर एडिशन भी हो सकती है, ठीक है जी, और अंडर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। मतलब अगर मैं प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस लगा दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, ठीक है जी, ए सी माइनस बी सी। अंडर एडिशन भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अंडर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। और दोनों तरह से, जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट साइड से भी आप एडिशन वाली भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन वाली भी, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड से, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन की सिर्फ आपको करके दिखाई है, तो इसी तरह से आप राइट साइड से एडिशन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो है इक्वालिटी वाली ऑफ रियल नंबर्स की, वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ
रियल नंबर्स। देखिए भाई, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो जैसे अभी पीछे मैंने बताया था कि आपने अगर ये लिखना है, इसका ये जो साइन है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल ए अगर बिलोंग्स करता है रियल नंबर से तो इसका मतलब होगा कि ए इज इक्वल टू ए, यानी ये रिफ्लेक्सिव है जो ए आपका है। अगर पहली बात तो ये देखें कि फॉर ऑल ए अगर वो रियल नंबर है तो ए इज इक्वल टू ए हमेशा उसका रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो वो खुद है वो उसी के अपने ही इक्वल है, तो वो उसका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आ जाती है दूसरी प्रॉपर्टी, वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखें जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में भी आप बिल्कुल वैसे ये लगा सकते हैं साइन। ये साइन का क्या मतलब है, फिर रिपीट कर देता हूं, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है जी। तो उसके बाद आपका अगर ए इज इक्वल टू बी हो तो उसके बाद हमने एक और साइन यहां पर यूज किया है लाइक दिस। ये जो साइन है इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, यानी हम इम्प्लाई करते हैं किसी चीज को, यानी आगे इस इक्वेशन पर हम इम्प्लाई करेंगे, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, पहले तो उसको आपको रीड करना आना चाहिए इस प्रॉपर्टी को, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को, कि आप क्या पढ़ेंगे इसको, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू और उसके बाद a इज इक्वल टू b इंप्लाइज b इज इक्वल टू a। सादा लफ्जों में अगर a b के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि b भी a के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई कि दोनों सिमेट्री हैं, दोनों के दरमियान क्या है, सिमेट्री है, तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएंगे। इसके बाद आ जाता है नंबर थर्ड पे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है जी, बिल्कुल वैसे ही फिर से आप ये साइन बना लें जो बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाएगा सुनते पढ़ते, फॉर ऑल, ठीक है। इसमें आपके पास ट्रांजिटिव का वर्ड यूज हुआ है तो यानी ट्रांजिटिव थ्री से है, तो आप इसमें तीन ले लें, ए बी सी, ये सारे बिलोंग करते हैं अगर रियल नंबर से। तो उसके बाद क्या है जी कि आपके पास जो है अगर ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, और एक और साइन यहां पर यूज हुआ है ये वाला, इस साइन को क्या बोलते हैं, एंड, क्या पढ़ते हैं जी इसको, याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो कैप की शक्ल में नजर आ रहा है एंड, यानी ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये इंप्लाइज आगे आप लगाएंगे इसके बाद इंप्लाइज का साइन लाइक दिस, कि ये इंप्लाइज होता है कि हमारे पास क्या बनता है फिर, ए इज इक्वल टू सी, यहां से कैसे, देखिए जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फिर से समझिए, पहले रीड आउट कर लें फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी तीनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो देन हम कह रहे हैं उसके बाद ए इज इक्वल टू बी, यानी ए जो है अगर बी के इक्वल है एंड बी इज इक्वल टू सी, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका ए है वो सी के भी इक्वल होगा, ये इंप्लाई करता है इस बात से, यानी ए भी बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, गौर कर रहे हैं, तो जो ए और सी दोनों बी ही के इक्वल हैं तो ये फिर आपस में भी इक्वल होते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी एक ए बी के इक्वल है, मतलब एक जो है मतलब हमारे पास पहला जो रियल नंबर है वो एक दूसरे रियल नंबर के इक्वल है, लेकिन जो तीसरा है वो भी उस दूसरे के इक्वल है, तो इससे फिर वो जो तीसरा और पहला यानी फर्स्ट एंड थर्ड वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसी को नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे आ जाए जी, फोर्थ नंबर पे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए जी, एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए पहले आप लगा लें इसका सारा वो लिख लें पहले, ठीक है, यानी ये आपका क्या है, फॉर ऑल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये सारे अगर बिलोंग करते हैं किससे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, या एलिमेंट ऑफ भी पढ़ सकते हैं इसको, एलिमेंट ऑफ और, तो फिर उसके बाद क्या है कि ए इज इक्वल टू बी, और उसके बाद ये जो साइन है इसका क्या मतलब होता है, इंप्लाइज, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया, इंप्लाइज ए प्लस सी
इज इक्वल टू बी प्लस सी। बात की समझ आ रही है? यानी ये हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। हमने कहा पहले क्या, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये सारे एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फिर हमने कहा कि अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो अगर एक ही नंबर अनदर नंबर सी ए में प्लस कर दें और वही सेम नंबर सी बी में प्लस कर दें तो ये दोनों फिर भी आपस में इक्वल रहेंगे, यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों क्या हैं, ए और बी इक्वल हैं और सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है सी भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो अगर वो सी को ए में प्लस करते हैं और बी में भी करते हैं तो इट्स मीन कि जो नया नंबर हमें हासिल होता है ऐड होने के बाद, एडिटिव प्रॉपर्टी इसीलिए कहलाती है क्योंकि नंबर ऐड हो रहा है तो वो इक्वल होंगे, इसीलिए इसको नाम देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। जी, इसके लिए भी पहले आप लिख लें बिल्कुल उसी तरह से कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू और, ठीक है, उसके आगे यानी आपके पास फिर आ जाता है ए इज इक्वल टू बी, तो फिर इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी। बिल्कुल वैसे जैसे एडिटिव में हमने बात की थी कि भाई ए बी सी अगर तीनों रियल नंबर्स हैं तो तीसरा ए दो नंबर आपस में अगर इक्वल है उनके साथ हमने तीसरा नंबर प्लस किया था, वो भी रियल नंबर था, दोनों साइड पर वही सेम नंबर प्लस किया था, वो फिर भी इक्वल थे। इसी तरह से ए एंड बी इक्वल हैं तो हम लोग अब थर्ड नंबर यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए के साथ भी सी को मल्टीप्लाई किया, बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई किया, तो अब भी जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर हासिल हो रहा है वो है ए सी इज इक्वल टू बी सी। वो इक्वल ही होगा किसके, ए बी के, यानी ए बी से इंप्लाई किया हमने तो ये इक्वल होगा, फिर भी वो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, इसलिए हम इसको नाम देते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी, वो है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, ये WRT जो मैं अक्सर जगहों पर लिखूंगा तो इसको समझ आइएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू, ये जो WRT लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है जी, विद, W फॉर विद, RESPECT, रिस्पेक्ट और T फॉर टू। हम बोलेंगे यही लेकिन लिखेंगे शॉर्टकट में W डॉट और डॉट T, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जी, इसमें भी आप पहले वही बात सारी जो पीछे हमने की, यानी ये आप बनाए सिंबल, ठीक है, ये क्या है फॉर ऑल, यहां पर भी ए बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, तो उसके बाद आपका जो कॉमा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां से अगली बात जगह आगे कम है, इसके आगे आपने ये निशान बनानी है सिंबल इंप्लाइज की, इंप्लाइज तो क्या आता है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी। तो देखें कैसे, यहां पर क्या हुआ है, पहली बात वही हुई है कि हमने ए बी सी को बोला कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए प्लस सी था, बी प्लस सी था, ए इज इक्वल टू बी कैसे हमें मिल गया, क्योंकि सी जो है दोनों तरफ जो प्लस हो रहा है वो सेम है, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो ए इज इक्वल टू बी, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा फर्क ही होगा, मतलब मैं जरा टाइम बचाने के लिए इसी के आगे कर देता हूँ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर जहां पर आपने उसको प्लस किया था वहां आप क्या कर देंगे, वहां पर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में एक और चीज भी ऐड करनी होगी कि जो आपका सी है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखें ये अलामत इज इक्वल टू की होती है, पीछे मैंने आपको समझाया था, और अगर इसको काट देंगे लाइक दिस लाइन लगा के, इसका मतलब होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सी आपका जीरो अगर होगा तो फिर ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, सी जो है वो नॉन जीरो होना
जरूरी है, यानी वो जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां फिर हम लिखेंगे इस हवाले से कि ए सी इज इक्वल टू बी सी इंप्लाइज हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी। बिल्कुल वैसे ही देखें, सी जो है वो बोथ साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है कि इक्वेशन के किसी भी इस तरफ से सी को या उस तरफ से आप लेके आएंगे तो वो कट जाएंगे, वैसे भी नजर आ रहा है आपको इजीली, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और फिर रिपीट कर दूंगा कि यहां पर सी जो है वो जीरो के अलावा होगा, तो फिर अगर जीरो होता है तो फिर क्या होता। सपोज मेरे पास ये नंबर हम रख लेते हैं, सपोज हमारे पास ए वन था, बी जो है वो टू है, सी इज इक्वल टू थ्री है। सपोज सी अभी जीरो नहीं है तो फिर क्या होता है, वन को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी सी के साथ, यानी थ्री। बी है आपके पास टू, उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री के साथ, ठीक है जी। अब यहां पर जो हमारी हमने बोला कि अगर हमने पहले बोला कि दोनों इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो थ्री है वो थ्री से कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर हमने सी को रख दिया इज इक्वल टू जीरो तो फिर क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, वो भी फैक्टर जीरो हो जाएगा। मतलब इसलिए सी जो है वो हमें क्या रखना पड़ेगा, हमेशा सी हमारा जो है वो जीरो के अलावा कोई वैल्यू रखेंगे तो फिर ही अप्लाई होगी। इसके बाद आ जाती हैं जी ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं, ये लास्ट हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ऑर्डर प्रॉपर्टीज जी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पहली है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी देखिए लफ्ज से समझ आ रही है आपको, ट्राई ट्राई का वर्ड यूज हुआ है। तो पहले तो आप यहां पर लिखें वही वाली बात जो मैंने पहले आपको समझाई है कि फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग्स टू और हैं, ठीक है। इसमें आइदर ए इज इक्वल टू, या तो वो बी के इक्वल होगा, ठीक है जी। उसके बाद और दूसरी कंडीशन ये होती है कि या वो ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो सकता है और ए इज लेसर देन बी हो सकता है। ये तीन कंडीशन है, आप देख सकते हैं यहां पर तीनों कंडीशन को, कि ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी या फिर ए लेसर देन बी हो सकता है। तो थ्री कंडीशंस हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी ए की तीन कंडीशन जो है वो हमारे पास हो सकती हैं इस तरह से। आगे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए भी पहले लिख लें कि आपके पास वही बात जो हमने यहाँ लिखी थी वही यहाँ पर फिर से रिपीट कर लें कि आपका फॉर ऑल ए बी, ठीक है जी, और सी जो है ये हमारे पास किससे बिलोंग करता है, ये सारा आर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना ये है कि अगर हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। और ये जो मैंने साइन लगाया है जो पीछे मैंने बताया था ये कैपिटल साइन, इसको बोलते हैं एंड, ठीक है। बी ग्रेटर देन सी हो, यानी ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन जो है वो सी है, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि फिर जो आपका ए है वो भी ग्रेटर देन सी हो। बात की समझ आ रही है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए बी से ग्रेटर है और जो बी है वो सी से ग्रेटर है, ए चूंकि बी से ग्रेटर है तो बी सी से ग्रेटर है तो ए सी से भी ग्रेटर होगा ना, मतलब सादा लफ्जों में ए बी से बड़ा है, ठीक है। तीन भाई हैं, ए बी से बड़ा है यानी ए से बी छोटा है। अब बी सी से बड़ा है, बी से सी फिर छोटा है, तो जो सी बी से छोटा है वो ए से भी तो छोटा ही होगा ना। तो सादा लफ्जों में इस तरह से आप इसको समझते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को कि फॉर ऑल ए बी सी अगर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो एम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए फिर सी से भी ग्रेटर होगा अगर वो बी से ऑलरेडी ग्रेटर है। इसके बाद आ जाती है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। जी, एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, देखें वही पहली बात वही है कि भाई फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू और, ठीक है जी। ये साइन जो है मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ इस तरह से लगाना है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपका ए इज ग्रेटर देन बी है तो इंप्लाइज ए प्लस सी जो है वो भी ग्रेटर देन होगा किससे,
आपके बी प्लस सी से। क्यों? क्योंकि ए बी से ग्रेटर है, हम सेम नंबर प्लस कर रहे हैं ए में भी सी में भी, तो बात यह है कि जो नंबर बड़ा है उसमें भी वही नंबर ऐड हो रहा है, और जो छोटा है उसमें तो वो फिर भी बड़ा ही रहेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये होगी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आपकी आ जाती है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, पहली बात यहां भी वही है, आप लिखने पहले कि भाई आपके पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इस शक्ल में देखें कि अगर आपका ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और इंप्लाइज आपका ए सी जो है वो ग्रेटर देन बी सी है, लेकिन इसमें कंडीशन देंगे हम लोग, इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। बात समझ रहे हैं कि सी की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर होगी तो फिर ये इंप्लाई करे कि ए इज ग्रेटर देन बी है, फिर जो है ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमने कहा इंप्लाई हमने किया था यहां पर भी, तो फिर ए सी ग्रेटर देन बी सी हमने बोला था ना। तो वो कब? कि जब सी जो है वैल्यू जीरो से बड़ी होने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, सी अगर पॉजिटिव होगा तो फिर, और अगर सी पॉजिटिव नहीं होता, हम कहते हैं जी ए इज ग्रेटर देन बी इंप्लाइज, तो ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा अगर आपका सी जो है वो होगा लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव। अब आप समझते हैं कि नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है। मतलब अगर मैं -3 लिखता हूं और -7 लिखता हूं, तो -3 ग्रेटर है -7 से। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह से जब आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए चूंकि ग्रेटर है, ए ग्रेटर है, बिलफर्ज ए 7 है, बी जो है वो 3 है, जो मैं अभी समझा रहा हूं, तो 7 को भी अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वो सी तो सेम नंबर है ना दोनों के लिए, लेकिन लेस देन 7 मतलब नेगेटिव नंबर है, और 3 को भी -7 से -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आता है? -7 और -3। अब 7 वैसे तो ग्रेटर था 3 से पॉजिटिव में, लेकिन जब हमने -1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया सी से, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो नेगेटिव नंबर है, लेस देन जीरो है, तो क्या हुआ? -7 इज लेस देन -3। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से इसमें बाकी चीजें भी आपने इसी तरह से समझनी होती हैं कि अगर ए को हमने यहाँ पर ग्रेटर देन बोला तो ये सारी कंडीशन अप्लाई। अगर हम कहते हैं ए लेसर देन बी है, तो जो पॉजिटिव के लिए तो आपका ए जो है वो लेस देन जो है वो ए सी जो है वो लेस देन रहेगा बी सी से, इफ आपका जो सी है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। और यही प्रॉपर्टी जो है वो ए इज, हम कहते हैं जी ए इज लेस देन बी ही बोला हमने, लेकिन एम्प्लाइज किया हमने यहाँ पर सी को ले लिया हमने लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव ले लिया, तो अब आपका ए सी जो पहले लेस देन था, ए लेस देन बी था, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है लास्ट, वो भी हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद। लास्ट प्रॉपर्टी है जी आज की डिवीजन प्रॉपर्टी। जी, डिवीजन प्रॉपर्टी में भी बिल्कुल वैसे ही आप स्टार्ट लेंगे कि फॉर ऑल ए बी सी, ठीक है, जो भी हमें गिवन है बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसमें देखिए कि अगर आपका ए जो है वो है जी लेस देन बी, ठीक है, इसको हम एम्प्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है ए, किसी नंबर से हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, ए डिवाइड बाय सी वो भी लेस देन होता है बी डिवाइड बाय सी। किस शक्ल में? कि इफ आपका जो सी है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। जैसे पीछे हमने मल्टीप्लीकेटिव में बात की थी, वैसे डिवीजन प्रॉपर्टी में भी है कि अगर ये वाला नंबर आपका पॉजिटिव नंबर है तो ए ऑलरेडी लेस देन बी है, यानी उसी सेम नंबर से आप सी को भी डिवाइड कर देते हैं, बी को भी डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि सी आपका जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। उस शक्ल में तो वो आपका ए डिवाइड बाय सी जो है वो लेस देन बी डिवाइड बाय सी ही रहेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव ले लेते हैं, मतलब अगर आप यही सारी कंडीशन लगाते हैं इंप्लाइज, अब आपके पास ए डिवाइड बाय सी और सी आपने ले लिया है लेस देन जीरो यानी नेगेटिव नंबर है, तो बात फिर वही आ जाती है कि ये जो ग्रेटर देन साइन है ये लेसर देन साइन जो है वो ग्रेटर देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपकी जितनी बड़ी होगी वो उतनी जो है वो छोटी होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, ये थी आपकी डिवीजन की प्रॉपर्टीज। तो
इसके बाद सॉरी एक प्रॉपर्टी रह जाती है, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं की, वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये वाली भाई लास्ट प्रॉपर्टी है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में भी आप पहले लिख लें कि भाई फॉर ऑल, ठीक है, आपके पास ए बी और बिलोंग्स टू ये क्या है आर के। तो यहां पर हमारे पास वो कह रहे हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड हैव सेम साइन, एंड हैव सेम साइन। इसका क्या मतलब हुआ? सेम साइन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ए बी, अगर ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव है, यानी दोनों का साइन क्या है? सेम है, ये मतलब है इसका। तो उस शक्ल में आपका ए अगर लेस देन बी होता है, ए अगर आपका लेस देन बी है, तो इसको अगर हम इंप्लाइज करते हैं तो फिर आपका जो 1/a होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा 1/b से। क्यों? क्योंकि भाई दोनों जो है, दोनों के साइन सेम है। ए क्या था? ए लेस देन था। जितनी जो वैल्यू हमारे पास छोटी होती है, वो जब डिवाइड करते हैं उससे आंसर जो आता है, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे सेम नंबर को तो आंसर छोटा हो जाता है। इन सपोज ए 1 है, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, 3 से, मैं एक एग्जाम्पलरी आपसे बात कर रहा हूँ कि हम 3 से डिवाइड करते हैं, और अगर हम इसी 1 को डिवाइड करते हैं 7 से, यानी 7 वैसे तो बड़ी वैल्यू है, लेकिन 1/7 का जो आंसर होगा वो लेसर देन होगा, 1/3 का ग्रेटर देन आंसर होगा। तो बात यह है कि वैल्यू जितनी छोटी होगी, यानी बी स्मॉलर देन है ए से, तो 1/b जो है ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से, यानी यहाँ पर ए क्या है? ए लेसर देन बी है, सपोज यहाँ पर ये तो मैंने लेसर देन किया है, तो फिर 1/a इज ग्रेटर देन। अगर मैं कहता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी है, तो फिर ये प्रॉपर्टी इस तरह से बन जाएगी कि 1/a जो है वो लेस देन हो जाएगा 1/b की। बात किस समझ आई? कि अगर ए लेस देन बी है तो 1/b जो है वो लेसर हो जाएगा और 1/a ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी, तो फिर 1/a लेसर देन होगा 1/b की। तो ये थी भाई आपकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लास्ट वाली भी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को जो है वो आगे प्रूफ की शक्ल में भी डिस्कस किया गया है। एक एग्जांपल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 की तरफ अब हम आएंगे। एग्जांपल नंबर है जी 5। इसमें देखिए हमें कुछ गिवन है, a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 3/2, c इज इक्वल टू 5/3। इसमें हमने वेरीफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी हमने जी a इंटू बी प्लस सी और इसी तरह से a प्लस बी इंटू सी, ये प्रॉपर्टी जो है हमने, सॉरी थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ हो गई है, ये हमने a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b और फिर c के साथ होगा तो प्लस a c। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि a इंटू बी प्लस सी, यानी a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a b और फिर c के साथ a c। यानी हमने सादा लफ्जों में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको आपने 1/1 सॉल्व करना होता है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ये a b c की वैल्यूज आप हमें गिवन है। तो देखें जी, a की वैल्यू कितनी है 2/3, b की वैल्यू 3/2 प्लस c की वैल्यू 5/3। यहां क्या करना है? एलसीएम लेना है 2 3 का। वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप करना चाहें तो कैलकुलेटर में फ्रैक्शन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू व्यूअर्स, जैसे आपको आसान लगे। मुझे एलसीएम में सॉल्व करना ज्यादा इजी लगता है, मैं इस तरह समझा देता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 और 2 5 जार 10। क्या करते हैं? 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एक टेबल में नहीं आते, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका प्रोडक्ट एलसीएम होता है। जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 2 3 जार 6, 3 3 3 जार 9, 3 से करेंगे 3 2 जार 6 और 2 जो आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। छोटी क्लासेस में यकीनन आप करके आए होंगे, लेकिन फिर भी आपको मैंने समझा दिया इस तरह से। अब 9 और 10 दोनों प्लस होंगे तो क्या आंसर आता है? 19। 19 डिवाइडेड बाय 6। और इसको अगर थोड़ा सा मजीद और सॉल्व करें तो 19 2 जार क्या होता है 38 और 18 6 3 जार 18। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है तो कर ले। ये 2 19 जार होता है और 2 9 जार, मतलब नेट आंसर आ रहा है 19/9। ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर।
अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। चले मैं इधर ही कर देता हूं ताकि आपको साथ साथ दिखाई बेहतर देगा। ए बी प्लस ए सी, यानी राइट हैंड साइड ये है आपकी। क्या करना है, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें। यानी आपका ए क्या है, ए है 2/3, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने बी से, वो है 3/2। नेक्स्ट क्या, प्लस फिर ए यानी 2/3, इसको मल्टीप्लाई करना है सी के साथ तो 5/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें भाई, ये हमारे पास क्या बनता है 2/3, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 3/2 के साथ। ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ हो गया। आंसर क्या आ गया यहाँ से, जस्ट 1। यहां से अगर हम देखेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होता, 2 5 10 और 3 3 9। अब ये आता है 1 + 10/9। इसको आप मजीद थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ठीक है। 1/1 एलसीएम ले लें, 9 इसका एलसीएम होगा, 9 1 9 9 आ जाएगा, और 9 1 9 1 आएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो हमारे पास आंसर आता है भाई 19/9 राइट हैंड साइड का। तो देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम है। तो नीचे आप फिर कह सकते हैं कि भाई हैंस वेरीफाइड या अप्रूव्ड, जो भी आप लिखें, ठीक है। हैंस वेरीफाइड दैट जो आपकी प्रॉपर्टी है, यानी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये होगा भाई इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मतलब ये मैंने एक साइड से इसको सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये जो आपने लिखा है ए इंटू बी प्लस सी लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी, वो भी आप खुद इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक एग्जाम्पल और है, वो हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल 6, यानी इसका सेकंड पार्ट मैंने आप पर छोड़ा है, आप खुद सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है जी 6। इसमें हमें दिया गया है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास एक पहली जो दी गई है वो है जी कि इफ ए इज ग्रेटर देन 13 तो देन a+2 इज ग्रेटर देन 15। अच्छा, इसी तरह से सेकंड में भी हमें प्रॉपर्टी एक दी गई है। ये सारी प्रॉपर्टीज इस तरह से लिखी हुई हैं, आपकी बुक पर लिखी हुई हैं। हम जरा सॉल्व करने की तरफ आते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। जब आपका a इज ग्रेटर देन 13 है तो आप क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड पे आप 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। a आपका ऑलरेडी ग्रेटर देन 30 है, यानी आप a प्लस अगर 2 करते हैं, जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपके पास क्या है 13 में भी आप क्या ऐड करेंगे 2, यानी 13 में भी 2 ऐड करेंगे। तो ये आपने क्या किया है, 2 को ऐड किया है, ठीक है। और तो हमारे पास क्या आ जाता है फिर a+2 जो है वो ग्रेटर देन आ जाता है 15, लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये आपने देखना है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी आपकी यूज हुई है, वो आपकी है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लिख सकते हैं आप साथ, ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपने साथ इसके मेंशन कर देना है। देखें, ये जो मैं आपको बार बार लिखवाता हूँ, ये याद कर लें कि W फॉर विद, R फॉर रिस्पेक्ट और T फॉर टू। विद रिस्पेक्ट टू के लिए हम लोग शॉर्टकट वर्डिंग में WRT जो है आमतौर पर यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी जो यहाँ दी गई है वो ये दी गई थी कि 3 इज लेस देन 9 एंड 6 इज लेस देन 12। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास जो 3 है, अगर वो लेस देन 9 है तो वो जो 6 बनता है, ठीक है जी, उसमें अगर हम कहते हैं एंड 6 लेस देन 12 है, तो इसका क्या मतलब हुआ। यहां से अगर हम इम्प्लाई करते हैं, जैसे पीछे मैंने बात की थी, ये जो साइन है वो इम्प्लाइज के लिए होता है, फिर आपका 3 और प्लस 6 जो है वो भी क्या होगा, वो आपका होगा जी लेस देन 9 प्लस 12 के, क्योंकि 3 अगर लेस देन 9 है, ठीक है, और अगर आप 6 इसमें ऐड करते हैं, ये वाला 6 और 9 में 12, तो 3 + 6 आपका 9 + 12 से भी लेस देन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो यहाँ लगाई है। मैं सिर्फ एरो लगा के बता देता हूँ कि यही प्रॉपर्टी आपने यहाँ भी अप्लाई की है, ठीक है जी। और देखिए आंसर क्या आता है 9, वो भी लेस देन, अगर सॉल्व करके देखें वो 21 से लेस देन होता है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ दी गई है थर्ड वाली,
वो है हमारी 7 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। तो देखिए जी 7 और 5, मतलब 7 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो ग्रेटर देन रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से। ठीक है, पीछे ये साथ साथ मेंशन किया हुआ है कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन की है, वही प्रॉपर्टी है जैसे हमने पीछे यूज किया है ऑर्डर प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। यानी आप यहां पर लिखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो देखें 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 35। 35 जो है वो 12 से ग्रेटर ही होगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी यहां पर और दी गई है, वो है जी आपकी जो डिस्कस हमने करनी है, वो है, चलिए यहां ऊपर कर लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ, वो है -5 और लेस देन है -4। तो यहां पर आप जो है अगर -4 जो है उसको बोथ साइड्स पर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -5 और -4 को इस तरफ भी और -4 और इस तरफ भी -4 से, तो क्या होगा आपके पास, ये हमारे पास जो आंसर आता है इस तरफ अगर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाता है 20, और इस तरफ क्या होता है माइनस माइनस प्लस 16। तो देखें पहले जो ये आपका जो -5 था वो बड़ी वैल्यू थी, वो माइनस में थी, वो लेस देन थी -4 से, लेकिन अब 20 ग्रेटर देन जो है वो 60 होगा, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये भी आपकी ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। क्या लिखेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये आपने मेंशन करी थी भाई। तो ये बेटा आपकी इस पूरे जो आपकी अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसकी अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, उसकी सिर्फ हमने थ्योरी को डिस्कस किया है कि उसमें क्या कुछ था। तो हमेशा याद रखें कि सबसे पहले चैप्टर में जो कुछ होता है, जो आपने सीखना होता है, वो यही कुछ होता है। एक्सरसाइज में आपने जो सीखा हुआ होता है उसी को आपने आगे इम्प्लाइज करना होता है, देखना होता है कि आपको किस कदर समझ आएगी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।